हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बील स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ लव अफेयर्स का। चलिए उसे शुरू करते हैं। एक दिन हमारा वेन्यूअन रोते रोते विंग के पास आता है, जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो बहुत क्यूट सा प्यारा सा एलियन जैसा लग रहा था। वो एक डीमन बच्चा था जो बहुत क्यूट लगता था। विंग को स्पेशली उसके हरे हरे गाल बहुत पसंद आते थे। यहाँ पर उसकी आंखों का रंग भी बिल्कुल डिफरेंट था और विंग को वो बहुत क्यूट लगता था। जब वो रोते रोते आता है, उसका रोना कभी भी विंग से देखा नहीं जाता था। विंग को बहुत बुरा लगता था जब कोई उसे बुली करता था। और आज उसे 2-3 डीमन ने मिलके बुली किया था। उसने अपने हाथों में बड़े प्यार से अपने वी गगा के लिए उसने कोई चीज़ लेके आई हुई थी। उसने उनके लिए रेडिश लाई हुई थी, जो कि विंग को वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं थी। उन बच्चों ने बुली करके उससे वो रेडिश छीन ली। यहाँ पर वो आते ही रोने लग जाता है और कहता है, वी गगा मैं आपके लिए रेडिश लाया था। रेडिश सुनते ही यहाँ पर वो नाक चिढ़ाने लगता है। 1 महीना बीत चुका था यहाँ पर हमारे वेन्यूअन की पनिशमेंट का। अब वो दोनों मिल सकते थे। तभी वी विजन कहता है, पहली बात रेडिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और दूसरी बात वी गगा बिल्कुल मत बोलो, तुम्हें पता है ना। फिर वो अपने मुंह पे हाथ रख के कहता है, सॉरी मतलब पेट्रिया ग, पर वो बोलने में फील नहीं आती। तभी विंग कहता है, कोई बात नहीं, फील नहीं आती तो तुम्हें सज़ा से बचना है या नहीं बचना, तुम्हारा शिक्लूशन में डाल दूँ। तभी वो बच्चा कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर वेन्यूअन जो है वो विंग के पास आता है और कहता है, मुझे भी पढ़ना लिखना सिखाओ, आप लिखते हो, आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, मुझे भी सीखना है। विंग ने उसे थोड़ी बहुत चीज़ें सिखाई हुई थी, पर अब विंग और वो 1 महीने से नहीं मिले थे तो बहुत सारी क्लासेस उसकी रह गई थी। वो विंग की लैब में बड़े प्यार से बैठता है। विंग उसे लिखना सिखाता है। पता नहीं क्यों जब विंग उसे लिखना सिखा रहा था तो उसके ध्यान बहुत सारी चीज़ों में जाता है कि किस तरह से वो अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके, अपनी तलवार का इस्तेमाल करके जैसे कोई जादू बोल रहा हो, जैसे ना जाने कितने लोगों को उन्होंने चकमा दिया हो। उसे अपने बचपन की स्कूल की यादें आने लगती हैं, जो कि बहुत धुंधली थी, ब्लर्ड थी। उसे टीचर्स का आना, वाइट कपड़ों में ना जाने कितने टीचर्स वहाँ आते थे, जिनमें से एक शीलियन, चू वेनिंग और हमारे लेन सेक्ट के बाकी लोग लवांगची और लेंचिरन सब हुआ करते थे। उसे धुंधली फिगर में सबका जल्दी जल्दी बुक्स लेकर क्लास में आना याद आ रहा था। विंग यहाँ पर अपना सिर पकड़ लेता है तो वेन्यूअन उसके सिर को बड़े प्यार से पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ पेट्रिया ग को। विंग कहता है, कुछ नहीं, चलो तुम ध्यान दो, कंसंट्रेट करो यहाँ पढ़ने में। वो बार बार पूछता है, आप ठीक हो ना। तो ये हमारा जो विंग था वो मुस्कुरा के कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो युवान चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। वो यहाँ पर युवान को बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा होता है कि तभी एक सर्वेंट आता है और कहता है, सैटर्न आ रहे हैं। सैटर्न वर्ड सुनते ही विंग उसे अपनी गोद से उठा देता है। ऑब्वियस सी बात है, सैटर्न को विंग का उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आना पसंद नहीं। वो यहाँ पर उससे कहता है कि चलो तुम्हें वी गगा ने जितना भी सिखाया है उसे रिवाइज करो और लिख के देखो। यहाँ पर जैसे ही सैटर्न आता है तो विंग उसे ग्रीट करता है। युवान भी अपनी सीट पर खड़ा होकर उसे ग्रीट करता है। सैटर्न यहाँ पर युवान पे ध्यान नहीं देता और वो विंग को कहता है, विंग एक बहुत बड़ी खबर हाथ आई है। कोई इंसान है जो हम जब भी हाउंट करने जाते हैं, हम जो हमारी यूनिकॉर्न है उन्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। पता नहीं कौन है वो इंसान। तुम्हारे लिए इस बार जो यूनिकॉर्न आने थे उस इंसान ने शिकार करने से रोक दिया। पता नहीं क्या समझता है खुद को वो। मैं तो बस चले तो उसे जान से मार दूं, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अगर वहाँ पर किसी को भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुम्हारे या फिर हम जो भी करने वाले हैं उसका अंदाज़ा हो जाए तो वो लोग तहलका मचा देंगे। वो हम लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाएंगे, सिर्फ इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। विंग तैयार हो जाना, कुछ टाइम बाद हम वहाँ एक छोटा सा हमला करके आएंगे और कुछ लोगों को घायल करेंगे। तो याद रखना, तुम्हें अब से प्रैक्टिस करनी होगी और अवयान को तुम बाकी के सर्वेंट्स के द्वारा जितनी भी उसकी पढ़ाई है वो करवा सकते हो। अभी तुम्हें खुद पे फोकस करना होगा। विंग ये सब सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसका खून खोलता है कि कोई इंसान इन्हें यूनिकॉर्न नहीं लाने दे रहा। मतलब कोई इंसान इनसे अब जान के पंगा लेना चाहता है, और आप सब जानते ही होंगे कि कौन है जो यूनिकॉर्न को प्रोटेक्ट करता आया है। तो गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कौन है जो यूनिकॉर्न को प्रोटेक्ट कर रहा है और किससे ये आखिर लड़ने जाने वाले हैं। विंग जो है उसका तो खून ही खोल रहा था, और यहाँ पर सैटर्न को वो चिंता में देखकर कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। सैटर्न कहता है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं कि तुम मुझे निराश करोगे या नहीं,
मुझे बस प्रॉब्लम है कि अगर यूनिकॉर्न का खून नहीं मिला तो इस बार भी हमें तुम्हें जो स्नान कराना है वो रह जाएगा। पिछले 7 साल के सारे रिचुअल टूट जाएंगे। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। फिर जब मैं तुम्हें इस बार स्नान करा लूँगा उसके बाद एक अच्छा सा डीमन देख के तुम्हारी शादी कर दूँगा। विंग शादी वर्ड सुनते ही उसे अजीब सा सीने में दर्द होने लगता है, जैसे मानो किसी ने उसके सीने में ज़ोर से चाकू घोंप दिया हो। वो कहता है, फादर प्लीज़, अब जब भी ये शादी वर्ड बोलते हैं ना तो मुझे अजीब सी फीलिंग आने लगती है। सैटर्न कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, शादी का लड्डू है ही ऐसा, जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। देखो तुम बड़े हो गए हो, तुम आगे चल के किसी ना किसी के स्पाउस तो बनोगे ही। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इस वर्ल्ड से ही किसी का स्पाउस बना दिया जाए, एक ऐसा इंसान जो कल्टिवेशन की दुनिया में महारत हासिल की हो, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा पर्वर्ट हो, जिसने ना जाने कितने लोगों को मार डाला हो। मैं चाहता हूँ तुम ऐसे इंसान को, ऐसे डीमन को अपने अंडर रखो और उससे शादी करो। यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं था विंग का कोई बहस करने का, क्योंकि विंग जानता था कि इस डीमन वर्ल्ड में वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। फ़िलहाल शादी, बच्चे उसका गोल नहीं है, उसका गोल अपना बदला है। और वो कहता है, फादर जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता मेरा ध्यान कहीं और केंद्रित हो जाए और मैं अपने गोल से भटक जाऊँ। विंग एक्सक्यूज़ेस भी दे रहा था क्योंकि उसे सच में शादी, बच्चे, किसी चीज़ की कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी। उसके लिए दिल बहलाने के लिए एवान ही काफ़ी था और उसे किसी के साथ किसी भी तरीके की एक्टिविटी में इंडल्ज होने का भी कोई शौक़ नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसे अल्फाओं की कमी ना हो। यहाँ पर जो डीमन के बेटे होते हैं, सैटर्न के बेटे होते हैं, वो कितने अल्फाओं को अपने नीचे रख सकते हैं, उनसे जो मर्जी चाहे जैसे संबंध रखना चाहे रख सकते हैं। लेकिन विंग की कभी कोई इच्छा नहीं हुई। सैटर्न भी उन्हीं में से थे। फिलहाल सैटर्न को किसी और ओमेगा की ज़रूरत नहीं थी, तो वो अपनी लाइफ गोल के आगे किसी को भी नहीं आने देते। यहाँ पर विंग जो था वो वापस से एवान के पास आता है और वो एवान को चीज़ें सिखाने लगता है। वो एवान को धीरे धीरे स्वॉर्डमैनशिप भी सिखा रहा था कि अगर कभी यहाँ हमला होता है और अगर वो इस दुनिया में है तब भी ठीक है, लेकिन आगे वो सैटर्न की जब पोजीशन संभालेगा, यहाँ का वो दाता बन जाएगा, तो उस वक्त वो ये सारी चीज़ें इस बच्चे को नहीं सिखा पाएगा। वो एवान को बहुत काबिल बनाना चाहता था कि कभी उन पे हमला हो तो वो खुद को प्रोटेक्ट तो कर सके, उस बच्चे में इतनी क्षमता हो। वो बच्चा भी चमत्कारी बच्चा था। जब भी एवान विंग के साथ चीज़ें सीखता था तो उसके अंदर से शक्ति प्रोड्यूस होती थी, लेकिन अचानक से वो शक्ति रिफ्यूज़ हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर गोल्डन कोर तो बना रहा है, जैसे किसी ने उसकी गोल्डन कोर लॉक कर दी हो। विंग जानता था कि डीमन की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और अगर इस बच्चे की इस वक्त पावर लॉक ना की गई होती तो शायद इसकी पावर ऐसी होती कि ये तबाही भी मचा सकता था। तो विंग इस बारे में कुछ नहीं कहता। अक्सर बच्चों की पावर को स्टार्टिंग में माँ बाप ही लॉक करते हैं, लेकिन विंग को नहीं पता कि इस बच्चे की पावर किसने लॉक की है, क्योंकि जिसने भी लॉक की है उसका बहुत अच्छा कंट्रोल है बाकी सारी चीज़ों पे, क्योंकि विंग उस बच्चे की पावर को नहीं खोल पा रहा और ये कुछ अलग तरीके की शक्तियों से लॉक की गई है। फिर विंग मन में सोचता है कि जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। विंग यहाँ पर ज़्यादा इस बारे में ना सोचकर वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाने लगता है धीरे धीरे कि किस तरह से वो कल्टिवेशन वर्ल्ड में जाएंगे और हमला करेंगे। यहाँ पर जो हमारा लवांग जी था वो जिंगी से बातें कर रहा होता है। एक दिन जिंगी उसके गोद में आकर बैठ के पाउट कर रहा होता है और वो कहता है, अंकल कल आप इतनी लेट क्यों आए थे? लवांग जी कहता है, कुछ लोग यूनिकॉर्न को मारने आए थे, मैंने उन पर कल हमला किया, उनसे बहुत ज़्यादा फाइट की और उन्हें भगा दिया। पता नहीं आजकल यूनिकॉर्न के इतने ज़्यादा शिकार क्यों होने लगे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग किस चीज़ के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पीछे से तब वहाँ चरण आते हैं और वो कहते हैं, वांग जी क्या कहा तुमने? वो लोग यूनिकॉर्न को लगता है कोई डार्क एनर्जी का यूज़ करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये जो डीमन वर्ल्ड के लोग हैं ये हम पर हमला करेंगे। वांग जी उसकी तरफ देखता रहता है और कहता है, अंकल क्या कहा आपने, हमला? यहाँ पर चरण कहते हैं, जब भी इन लोगों को किसी की यूनिकॉर्न की बलि देनी होती है तो ये अपने सैटर्न की जो आने वाला डिसाइपल है उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि ये बहुत जल्दी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे
और उसके बाद ये ह्यूमन वर्ल्ड से लड़ने के लिए ज़रूर उतारू होंगे, क्योंकि जब जब कोई सैटर्न अपना उत्तराधिकारी चूज़ करता है तो वो उत्तराधिकारी चूज़ करने से पहले एक लड़ाई लड़वाता है। जो उस लड़ाई में अच्छे से सफल हो जाएगा वही सैटर्न का उत्तराधिकारी बन जाएगा। हाँ, उस बैटल में अगर हम उसे हरा दें तो वो उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा, और अगर वो उत्तराधिकारी नहीं बन पाया तो पाताल लोक के लोग बहुत जल्दी से हम पे हमला नहीं करेंगे, वरना उस बंदे का कोरोनेशन होते ही, यानी कि उस बंदे का राजपोष मिलते ही वो बंदा डीमन वर्ल्ड का सैटर्न का बेटा होगा, एम्परर होगा, और उसके बाद वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की दुर्गति कर देगा। तो यहाँ पर वांगची कहता है तो करंटली जो सैटर्न है वो दुर्गति क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो दुर्गति कर सकते हैं, लेकिन अब उनका टेन्योर पूरा हो गया है, इसलिए जो बूढ़ा सैटर्न होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता कि जब जवान होता है तो उसके पास बहुत शक्तियाँ आती हैं। उसकी जो गोल्डन कोर होती है उससे उसकी शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है। जितनी नई गोल्डन कोर होती है उतनी ही नई गोल्डन कोर में बहुत पावर होती हैं, जिनका हमने अभी यूज़ नहीं करना सीखा होता, जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। उन शक्तियों को हमने कल्टीवेट नहीं करना सीखा होता, इसलिए वो हमारी बॉडी में जब होती हैं तो वो हमारी बॉडी में एक अलग सी ऊर्जा पैदा करती हैं, जिस ऊर्जा से हम नर्चर कर सकते हैं किसी स्पिरिचुअल वेपन को, और उस ऊर्जा से हम नर्चर कर सकते हैं इतनी अद्वितीय शक्तियों को, जैसे कि किसी मणि को, जैसे कि ये आयरन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर कोई उसे कंट्रोल करने वाला व्यक्ति बेकार हो, अजीब हो, यहाँ तक कि वो व्यक्ति अगर उसके बुरे इरादे हों तो वो तबाही ला सकता है। वांगची, तुम्हें ये आयरन को भी प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पर वांगची मन में सोचता है कि एक टाइम पे विंग को डिसाइपल ना बनने देने से बाइवोशियन के उन्होंने रोका था, और वो जानते थे कि विंग उस यीन आयरन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर वांगची उस टाइम को याद करता है, उसके चेहरे पे एक उदासी सी छा जाती है। यहाँ पर चेरन कहते हैं, वांगची अब वो टाइम चला गया कि तुम उदास हो, विंग जहाँ भी है वो मिल जाएगा अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम विंग के पीछे लाखों करोड़ों कल्टीवेटर्स को मरने की तादाद पे नहीं छोड़ सकते। हमें नहीं पता विंग कहाँ है और कहाँ नहीं है, लेकिन हम जिंगी जैसे अपने आने वाले फ्यूचर्स को दांव पे नहीं लगा सकते। वांगची जी समझता था कि उसका और विंग का प्रेम एक तरफ, लेकिन पूरी दुनिया को अगर उसे एज अ शिजुन बचाने का मौका मिला तो उसे अपने दायित्व को भूलना नहीं चाहिए, उसे अपनी चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। यहाँ पर वांगची कहता है, जी अंकल, मैं कभी कोई चीज़ नहीं भूलूंगा। उसके अंकल कहते हैं, बिल्कुल, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। आई होप कि तुम कभी कमज़ोर ना पड़ो, अपने शत्रु से डट के मुकाबला करना। जो इन्हीं को मैंने कहा है, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर एग्जॉस्ट ना हो, उसके लिए तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे दे। वांगची कहता है, अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी अंकल, डोंट वरी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसके अंकल कहते हैं, वांगची याद रखना, डीमन बहुत तरीके के होते हैं, डीमन भेस बदलना भी जानते हैं, तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए मेरे बच्चे अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल मत रहने दो। विंग तुम्हारी कमज़ोरी है, तुम्हारा वो दुखती रथ है जिसे वो लोग आसानी से पहचान कर तुम्हें उसे मोल्ड कर सकते हैं। याद रखना, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा कोई इंसान आए, तुम उसके सामने झुकोगे नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ोगे, और तो और तुम उसके सामने डट के मुकाबला करना। वांगची सिर हिला के कहता है, आपका वांगची इतना कमज़ोर नहीं है अंकल कि उसे दूसरों के सामने कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत पड़े। डोंट वरी, मैं आज भी इतना कैपेबल हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे डेमन को मज़ा चखा सकता हूँ। अभी भी मैंने अकेले वॉर करके उन लोगों को भगाया है। उसके अंकल कहते हैं, तुम्हारी बहुत सारी एनर्जी उसमें यूज़ हुई थी, तो याद रखें, कल्टिवेट करते रहे, और तुम जिंगी को ज़्यादा बिगाड़ना मत। मैंने सुना है तुम इसे बहुत सारी टॉफ़ियाँ देते हो, कैंडी देते हो, ये सारा दिन शिजन और शिजन की वाइफ कंप्लेन करते हैं कि वांगची इसे बिगाड़ रहा है। यहाँ पर वांगची मुस्कुराता है और कहता है, अंकल आप जानते हैं ना, चिंगी मेरी जान है, चिंगी के साथ मुझे वक्त बिताना पसंद है, और अगर चिंगी कोई डिमांड करता है, उसका कुछ मन है खाने का, तो मैं उसे नहीं रोक सकता, क्योंकि इंसान खाने के लिए तो जिंदा है ना अंकल। और आज मैं बच्चे का मन रोक दूंगा तो कब खाएगा वो? बचपन से ही अगर मैं इस पर इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगा, हमें नहीं पता अंकल कि इसकी ज़िंदगी कितनी होती है। बीइंग वो ऐसे ही बोल रहा होता है कि चुप हो जाता है
क्योंकि वो विंग को कभी भी मरा हुआ नहीं मान सकता था, चाहे उसके आगे खुद भगवान आके क्यों ना कह दे। तो वो चुप हो जाता है। यहाँ पर चरण भी कुछ नहीं बोलते और कहते हैं, मैं समझता हूँ तुम इसे बिगाड़ रहे हो, कोई बात नहीं, वो लैन है, डिजर्व करता है, बस उसे प्रशिक्षण अच्छा देना ताकि वो एक अच्छा कल्टीवेटर भी बन सके। बिगड़ेल तो तुम उसे बना दोगे, बट उसे एक अच्छा कल्टीवेटर बनाने की जिम्मेदारी शिजन ने तुम्हें दी है वांग जी, भूल मत जाना। वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, जी अंकल। यहाँ पर अब चिरन ने अपना उत्तराधिकारी वांग जी और शिजन को बना दिया था। वो छोटे मोटे काम के लिए ज़रूर आया करते थे, लेकिन बाकी काम के लिए, बड़े से बड़े काम के लिए अब उन्होंने अपने अपने नेफ्यूज़ को ये उत्तराधिकार दे दिए थे कि वो लोग यहाँ पर बैठें, काम करें, उनके आगे काम को सराहें, आगे तक पहुँचाएँ। बहुत सारे डिसाइपल्स यहाँ पर बहुत खुश होते थे। ये लोग चाहते थे कि यहाँ पर जंगछा भी चीज़ों को पढ़ाने में आए। जंगछा जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ाने आया था, उसे देखकर सारे लोग बहुत ही अलग सा वियर्ड सा बिहेव करते थे, क्योंकि जंगछा किसी भी बच्चे पे मर्सी नहीं करता था। जब उसे बच्चों को पढ़ाने की बात आती थी, वो बच्चों को काफ़ी पनिशमेंट दिया करता था। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर माना जाता था जंगछा को। जंगछा का कोल्ड हर्ट नेचर देख के सारे के सारे बच्चे मन में सोचते थे कि बस इसकी क्लास ना हो, क्योंकि सारे में सबसे खतरनाक एक तो हुआचंग था और एक जंगछा का जो टेम्पर था वो बिल्कुल ही डिफरेंट हुआ करता था। जंगछा जो था वो हर बच्चे को इतनी पनिशमेंट देता था कि उसका जब क्लास होती थी तो आधी क्लास तो हाथों पर करके खड़ी रहती थी। न्यू हेजेंग भी यहाँ पर सबसे मिलने आया करता था। न्यू हेजेंग वांग जी से मिलने आता था, वांग जी को बहुत सारे खत लिखा करता था। वो उसे विभूषण की पसंदीदा चीज़ें, पसंदीदा बुक्स, ये सब बताया करता था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। हर चीज़ ये कलेक्शन लाके वो वांग जी को दे देता था, और वांग जी भी हमेशा इस उम्मीद में उन चीज़ों को संभाल के रखता था कि एक दिन विभूषण आएगा और वो अपने विभूषण को वो सारी चीज़ें गिफ्ट कर देगा जो उसने उसके लिए 7 सालों से संजो के रखी हैं। वांग जी हर न्यू ईयर पे उसके लिए गिफ्ट्स लेता था, उसके लिए ना जाने कितनी चीज़ें करता था, अकेला लैंटर्न जगाया करता था। लेकिन जब से जिंगी उसकी लाइफ में है, वो जिंगी के साथ उन लैंटर्न को जगाते हुए विंग को याद करता था। यहाँ पर पातोल लोक में भी जब कोई सेलिब्रेशन होता था तो विंग अपनी गोद में एहुआन को बैठा लिया करता था, और वो पता नहीं क्यों अनकॉन्शियसली एक ऐसी फिगर को याद करता था जो उसने कभी देखी ही नहीं है। उसके दिमाग में धुंधली सी है, ब्लड है, जिस उसको आवाज़ें आती थी जैसे वो किसी के पीछे शिजुन शिजुन बोलते हुए जा रहा है, मगर ये क्या, उसका तो यहाँ कोई शिजुन ही नहीं है। उसके अपने पिता उसके लिए सब कुछ है, उसके गौशे भी हैं, और सैटर्न उसके लिए सब कुछ है, उसके मार्गदर्शक, उसके टीचर, या फिर कहें उसका सब कुछ। विंग को समझ नहीं आता कि वो ऐसे वियर्ड से, अजीब से सपने क्यों देखता है और इन सपनों का क्या मतलब है, क्या लिंकअप है। विंग यहाँ पर धीरे धीरे उस बैटल की तैयारी करने लगता है, किस तरह से वो चक्रव्यूह बनाएंगे और किस तरह से उस इकलौते कल्टीवेटर को वो लोग इतना हार्म पहुँचाएंगे कि वो कल्टीवेटर ज़िंदगी में कभी अपने मरने के बाद भी अपने सपने में ये नहीं सोच पाएगा कि उन्हें इन लोगों पर हमला करना है। विंग ऐसा प्लान बनाता है ना जिसमें वो उस कल्टीवेटर को इतना ज़्यादा घाव देगा कि वो कल्टीवेटर उन लोगों के जाते हुए मरेगा नहीं, लेकिन कुछ देर बाद तड़प तड़प के मर जाएगा। विंग का प्लान एकदम सॉलिड था, जिसे देखने के बाद खुद जो हमारे सैटर्न थे वो बहुत खुश हो गए थे। वो विंग को शाबाशी देते हैं और कहते हैं, उसे जान से मार देना, अगर तुमने उसे जान से मार दिया तो तुम और ये जो एयुआन है ना, ये पीसफुली आराम से रह सकते हैं। मैं उसे तुम्हारे यहाँ शिफ्ट करा दूंगा, और तुम चाहो तो तुम उसे एज अ गोद भी ले सकते हो, एज अ भाई या एज अ फैमिली तुम उसे गोद ले सकते हो, अपना बना सकते हो। या फिर विंग के चेहरे पे एक अलग सी खुशी थी कि अगर वो उस कल्टीवेटर को मार दे जिससे उसे मारने का टारगेट मिला है, तो यहाँ पर वो खुश हो जाता है कि उसको एयुआन के साथ रहने को मिलेगा। लेकिन तभी एक ऐसी अनाउंसमेंट होती है जिसे सुन के उसका दिल पार टूट जाता है। सैटर्न कहते हैं, लेकिन अगर तुम इस मिशन में फेल हो गए तो याद रखना, एयुआन की शक्ल नहीं देख पाओगे, तरस जाओगे, लेकिन तुम्हें एयुआन देखने को नहीं मिलेगा। विंग अब घबरा जाता है। यहाँ पर सैटर्न ने उसे मारने का यानी कि किलिंग इंटेंट का पूरा दायित्व दिया था, और यहाँ पर हारने पे उसे एयुआन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इकलौता एयुआन ही तो है जिस चेहरे पे जो स्माइल होती है वो जेन्युइन होती है। यहाँ पर जो वो अंदर आता है ना अपने रूम में, तो एयुआन जो उसकी तरफ देख के एक ब्राइट स्माइल करता है। एयुआन ने यहाँ पे कागज़ की एक तितली बनाई हुई थी।
यहाँ पर बीइंग उस कागज़ की तितली को देख के उसे ऐसा लगता है जैसे उसने ये तितली कहीं देखी है। ऑब्वियसली उसने कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक वक्त पे न जाने कितनी तितलियाँ देखी हुई थी। उसे याद आता है जैसे कोई फील्ड है जहाँ पर बहुत सारे गुलाब के फूल ही फूल हैं और वो उनके बीच भाग रहा है। एक वाइट कपड़ों में छोटा बच्चा उसे फॉलो कर रहा है। विविजन जैसे ही तितली को देखता है उसे युआन उसके कपड़े खींचता है और कहता है वी गगा ये देखो कितनी सुंदर है। बीइंग का वो सपना टूटता है और वो हकीकत में आता है और कहता है ये बिल्कुल ब्यूटीफुल है, बिल्कुल युआन की तरह। और वो उसे युआन के बालों में लगा देता है। युआन बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है आपको पता है ये क्या है? विविजन कहता है ये तितली है। युआन कहता है नहीं ये तितली नहीं है, ये हाथी है। विविजन हंसने लगता है और कहता है नहीं ये हाथी नहीं है, ये तितली है। युआन जिसे इंसानी दुनिया में कौन कैसा दिखता है कुछ नहीं पता था, बस उसे ये पता था कि एक हाथी होता है जिससे सारे लोग डरते हैं। और वो उस हाथी को तितली जब बनाता है वो समझ लेता है और वो मन में सोचता है कि ये ब्यूटीफुल सी तितली से सारे लोग डरते होंगे, लेकिन वो उस तितली को तितली नहीं हाथी समझ लेता है। यहाँ पर गाइस मैं अपने इस एपिसोड को ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने दूसरे चैनल पे भी अपने 2 एपिसोड्स अपडेट कर दिए हैं लव स्टोरी टेलर पे, तो जाएँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस चैनल पर भी जाके माही बोली सीज़न 2 आप सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।